इसराइल और ईरान के दरमियान दुश्मनी कई सालों से चल रही है, जो अब खुली जंग में बदल गई है। इसराइल का दावा है कि ईरान 3 मेजर मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद को हर लेवल पर सपोर्ट करता है। ये ग्रुप बराह रास्त इसराइल पर अटैक करते हैं और ईरान इनको वेपन फंडिंग और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ईरान ने 1980s में हिजबुल्लाह को फॉर्म करवाया, खास तौर पर IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जरिए। ईरान हर साल हिजबुल्लाह को $700 मिलियन तक के मिलिट्री एड और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। हिजबुल्लाह के पास प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल, एडवांस ड्रोन्स और रॉकेट सिस्टम है जो ज़्यादातर ईरानी टेक्नोलॉजी पर बेस हैं। हिजबुल्लाह अक्सर इसराइल के नॉर्थन बॉर्डर को टारगेट करता है रॉकेट और मिसाइल के जरिए। अक्टूबर 2023 के गजा वार के बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल पर डजन्स ऑफ रॉकेट लॉन्च किए। टेंशन और बढ़ गई। हिजबुल्लाह ईरान के डायरेक्ट मिलिट्री कमांड के अंडर ऑपरेट करता है, यानी डिसीजन तेहरान से लिए जाते हैं। 2023 के गजा वार के बाद ईरान ने ओपनली हमास के लीडर से मीटिंग करना शुरू कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर एक मैसिव सरप्राइज अटैक किया, जिसमें 1200 से ज़्यादा इसराइली सिटीजन मारे गए। इसराइल का कहना है कि इस हमले की प्लानिंग में ईरान का इनडायरेक्ट रोल था, चाहे वो फंडिंग हो या स्ट्रेटेजिक गाइडेंस। 1 अप्रैल 2024 को इसराइल ने सीरिया के कैपिटल दमिश्क में ईरान के कंसुलेट के एक हिस्से पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक की। इस अटैक में 16 अफराद हलाक हुए, जिनमें ईरानियन सीनियर मिलिट्री कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा ज़हीदी भी शामिल थे। ये पहली दफा था कि किसी डिप्लोमेटिक फैसिलिटी पर ओपनली डायरेक्ट एयर स्ट्राइक की गई, जो इंटरनेशनल नॉर्म का खुला वोलेशन था। ईरान ने फौरन अनाउंस किया कि इस अटैक का जवाब जरूर दिया जाएगा और दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन डेंजरसली एस्केलेट हो गई। अप्रैल 2024 में ईरान ने पहली बार खुद से डायरेक्ट अटैक किया इसराइल पर, जिसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। इस ऑपरेशन के तहत ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल लॉन्च किए। 2023 में US प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। US ने एयर डिफेंस सिस्टम जैसे थाड और वॉरशिप भेज दिए जो मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकें। जो बाइडन ने ईरान को जवाब देने से पहले डिप्लोमेसी ट्राई करने की अपील की। G7 कंट्रीज के लीडर ने एमरजेंसी मीटिंग की और ईरान को वार्न किया कि और एस्केलेशन वार में तब्दील हो सकती है। 30 मार्च 2025 को NBC न्यूज़ के इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्न करते हुए कहा था, अगर ईरान ने डील नहीं की तो बॉम्बिंग होगी, ऐसी बॉम्बिंग जो उन्होंने कभी नहीं देखी होगी। ट्रंप ने ईरान से कहा था कि तुम एटम बम बनाना छोड़ो, हमसे एक नई न्यूक्लियर डील करो, वरना कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस होंगी। ईरान के पास सिर्फ 60 दिन का टाइम है, अगर ईरान ने पीस डील नहीं की तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। यानी ट्रंप ईरान को धमकी दे रहा था कि तुम अगर अमेरिका के साथ टेबल पर नहीं आते तो हम तुम्हारे न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। 12 जून 2025 को इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा, आज से हम ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू कर रहे हैं, एक बड़ा और पावरफुल मिलिट्री ऑपरेशन ईरान के खिलाफ। ये ऑपरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक हम ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल थ्रेट को खत्म नहीं कर देते। ये ऑपरेशन 13 जून की रात एयर स्ट्राइक से शुरू हुआ। डजन्स इसराइली फाइटर जेट्स ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स, मिसाइल डिपोट्स और कमांड बेसिस पर हमले किए। ये सब कुछ नेतन्याहू के 12 जून के स्टेटमेंट के बाद ऑफिशियली लॉन्च हुआ। इसराइल का कहना है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इसराइल खुद एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है। इसराइल ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोक रहा है, लेकिन खुद इसराइल के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। इसराइल ने कभी ऑफिशियली ये एक्सेप्ट नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसलिए उसे अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर कहा जाता है। मतलब न इसराइल ने माना है कि उनके पास बॉम्ब है, न ओपनली दुनिया को बोला कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट और एजेंसीज का मानना है कि इसराइल के पास 80 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। ये बॉम्ब डिमोना नाम के एक सीक्रेट फैसिलिटी में बनाए गए थे, जो इसराइल के नगेव डेजर्ट में है। इस जगह को इसराइल ने हमेशा एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहा, लेकिन असल में यहाँ पर ही उनका न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम छुपाया गया है। इस हमले के बाद तेल की कीमत $108 तक पहुंच गई और अमेरिका के स्टॉक मार्केट में 2.5% की गिरावट आई। दुनिया भर में इकोनॉमिक शॉक का माहौल बन गया। 13 जून की रात इसराइल के प्री एम्प्टिव स्ट्राइक के 18 घंटे बाद ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 100 से ज्यादा ड्रोन इसराइल पर लॉन्च किए। ये इसराइल के रात के सरप्राइज एयर स्ट्राइक का बिल्कुल ठीक जवाब था। ईरान ने टोटल 400 से ज्यादा एयर स्ट्राइक, बैलिस्टिक मिसाइल और सुसाइड ड्रोन इसराइल पर लॉन्च किए। ईरान ने फतह 110, शहाब 3, सज्जिल जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज किए, जो हाई प्रिसीशन के साथ तल अवीव और मिलिट्री इंस्टॉलेशन तक इजीली स्ट्राइक करते हैं। ये वो तबाही थी जो शायद इसराइल ने अपनी हिस्ट्री में पहली दफा देखी हो। हर तरफ सायरन बज रहे थे, आयरन डोम ओवरहीट हो गया और इसराइली सिटीज धुआं और धमाकों से लरज उठी। इसराइली मीडिया ने कंफर्म किया कि 57 सिविलियन हलाक हुए हैं। IRGC चीफ हुसैन सलामी ने कहा, अगर इसराइल ने एक और मिसाइल लॉन्च किया तो
हम उसके एग्जिस्टेंस को मैप से मिटा देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei ने भी कहा यह सिर्फ शुरुआत थी। ईरान का ये जवाब एक क्लियर मैसेज था। ये सिर्फ मिसाइल नहीं थे, ये उन मजलूमों का इंतकाम था जिनका खून फ़लस्तीन की ज़मीन में घुल गया था, और हर मिसाइल में वो आग थी जो फिरौन जैसों के लिए तैयार की गई है। यूनाइटेड नेशन ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि ईरान और इसराइल न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग से एनवायरनमेंट और सिविलियन को बहुत रिस्क है। सबसे पहले डी एस्केलेशन की अपील की। यूनाइटेड नेशन का काम है दुनिया में अमन बरकरार रखना, लेकिन हर दफ़ा जब इसराइल अटैक करता है, चाहे गजा हो, लिबनान हो या ईरान, वो यूएन के रूल्स और रेजोल्यूशन तोड़ता है, मगर कभी उस पर कोई एक्शन नहीं होता। क्या यूएन सिर्फ कमज़ोर मुल्कों के लिए है? इसराइल ने पिछले कुछ सालों में कई बार यूएन रेजोल्यूशन वायलेट किए। इसराइल ने 2021 और 2023 में गजा पर बिना किसी फ़र्क के बॉम्बिंग की, ना सिविलियन का ख्याल रखा ना हॉस्पिटल का। लेकिन फिर भी ना तो यूएन ने सैंक्शन लगाए, ना इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की, और ना ही किसी वर्ल्ड कोर्ट ने इसे वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया। ये सब प्रूफ है कि यूएन भी पावरफुल कंट्रीज के सामने बेबस है। जब ईरान या किसी मुस्लिम कंट्री से कोई वायलेशन होती है तो यूएन फौरन मजम्मत करता है, लेकिन जब इसराइल ओपनली यूएन रूल्स तोड़ता है, जैसे डिप्लोमेटिक बिल्डिंग पे स्ट्राइक, सिविलियन कॉलोनीज पे बॉम्बिंग, तो दुनिया सिर्फ देखती रहती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या है? 19 जून 2025 की सुबह ईरान ने इसराइल पर एक बड़ा मिलिट्री हमला किया। ईरान ने इसराइल पर बहुत सारी मिसाइल छोड़ी, जिनमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों शामिल थे। इसराइल ने इस हमले को वार क्राइम और टेररिस्ट स्ट्राइक करार दिया और बोला कि ईरान ने प्रपोजली मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। जब इसराइल गजा के हॉस्पिटल पे अटैक करता है तो वो कहता है कि हमास वहां से ऑपरेट करती है, इसलिए वो टारगेट लेजिटिमेट है। इसराइल ईरान के अटैक को वार क्राइम कह रहा है, लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसराइल भी यही करता आया है गजा में। इसराइल ईरान के हवाले से इतना खौफजदा है कि हर वक्त ट्रंप को फोर्स कर रहा है ईरान पर एक्शन लो। 2025 में ट्रंप ने व्हाइट हाउस वापस आते ही कहा था, मैं एक अमन कायम करने वाला लीडर हूँ, लेकिन 5 महीने बाद वही प्रेसिडेंट एक फुल स्केल अटैक का हुक्म देता है ईरान के खिलाफ। 21 जून 2025 को एक ऐसी तारीख जो मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में हमेशा के लिए लिखी जा चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप जो जनवरी में दोबारा प्रेसिडेंट बना, अब अमन के दावे छोड़कर जंग की आग को और भड़का रहा था। 21 जून 2025 रात को 2:30 पर अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर एक बड़ा और प्लान हमला किया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिका ने ईरान की 3 सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया: फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज, तंज फैसिलिटीज, इस्फहान प्लांट। अमेरिका ने अटैक में एडवांस वेपन यूज किए। GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब एक अल्ट्रा हैवी बंकर बस्टर बॉम्ब है जो गहरी जमीन के अंदर छुपी फैसिलिटीज को भी तबाह कर सकता है। टोमाहॉक क्रूज मिसाइल जो प्रिसाइज टारगेटिंग के लिए यूज होते हैं, ज्यादा दूरी से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। ट्रंप ने अटैक के सिर्फ 2 घंटे बाद एक स्पीच दी व्हाइट हाउस से, जहां ट्रंप ने कहा यूएस फोर्सेस ने ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को सक्सेसफुली खत्म कर दिया है। फोर्डो, नतंज और इस्फहान फैसिलिटीज को बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट करके हिट किया गया है। Massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz and Isfahan. ईरान अब न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की पोजीशन में नहीं रहा। ये ऑपरेशन जरूरी था और दुश्मनों के लिए एक सख्त पैगाम है। ट्रंप ने डायरेक्ट वार्निंग दी, अगर ईरान ने रिएक्ट किया तो अगला हमला और ज्यादा तेज, ज्यादा आसान और ज्यादा तबाहकुन होगा। If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. ईरान ने क्लेम किया कि फोर्डो फैसिलिटीज को सिर्फ माइनर सा डैमेज हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei ने कहा, अगर अमेरिका ने दूसरा हमला किया तो हम गुल्फ में उनके बेसिस को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने खुद को अमन कायम करने वाला लीडर कहा था, लेकिन उनका ये एक्शन रीजन को जंग के किनारे ले आया था।